कुषाण वंश घट गया था कल ना। विदेशी आक्रमण के अंदर अपन ने कौन कौन से देख लिए थे? सबसे पहले अपन ने देख लिया था इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक के बाद में शक, और शक के बाद में अपन ने क्या देख लिए थे? पहलव देख लिया था ना। कुषाण बच गया था। कुषाण के बारे में आपको बता देता हूं। कुषाण वंश जो है ये पहले कहां राज किया करते थे? इधर देखना एक बार, इधर देखो। कुषाण जो थे पहले यूची जनजाति के कबीले के लोग हुआ करते थे। यूची जनजाति के कबीले के लोग हैं, ठीक है। बैठ जा भैया, बैठ जा, कोई बात नहीं, किसी और से ले लो। इधर देखना, कुषाण जो थे पहले पश्चिमी चीन वाला जो क्षेत्र पड़ता है वहां पे रहा करते थे, ठीक है। यूची जनजाति के कबीले के लोग हुआ करते थे कुषाण, ठीक है। यानी कि कुषाणों को कुषाण कहने से पहले उनको यूची जनजाति के जो लोग थे उन्हीं को कहा गया बाद में कुषाण। तो यूची जनजाति के जो लोग रहा करते थे वो कहां रहा करते थे? पश्चिमी चीन के अंदर। वहां पे फिर हुणों का अटैक होता है। चीन के अंदर किसका अटैक होता है? हुण एक और विदेशी जनजाति है। विदेशी जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपने बाहुबली मूवी के अंदर वो आता है, वैसा ही ऐसे खूंखार प्रजाति हुआ करती थी हुण भी। तो उनका अटैक जब होता है तो ये लोग भाग करके दूसरे एरिया के अंदर चले जाते हैं। इनमें से कुछ लोग बैक्टीरिया की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग तिब्बत की तरफ आ जाते हैं। भारत के अंदर ऊपर नेपाल के ऊपर तिब्बत वाला क्षेत्र है, वहां आ जाते हैं। तो भारत के ऊपर जो अटैक करने वाले लोग थे ये तिब्बती शाखा के लोग थे, ठीक है। यानी कि जब ये लोग भाग करके गए, मैं बात करता हूं, देखो इधर एक बार थोड़ा सा समझ लो। ये भारत है, इस भारत के ऊपर चीन पता है क्या? इस चीन में पश्चिमी चीन की अपन बात कर रहे हैं। पश्चिमी चीन से होते हुए कुछ तो ये इस एरिया में आ गए, कुछ ये इस एरिया में आ गए, ठीक है। कुछ इधर की तरफ चले गए। इस तरीके से 5 शाखाओं में डिवाइड हो जाते हैं ये लोग, यूची जनजाति के कबीले के लोग, जो कि पश्चिमी चीन के अंदर राज किया करते थे जब इनके ऊपर कोई और अटैक करता है तो, ठीक है। इनमें से जो इनकी तिब्बत वाली जो ब्रांच है, तिब्बत वाली जो शाखा है, उसने भारत के ऊपर अटैक किया था। यानी भारत में जो कुषाण आए थे वो इनकी तिब्बत शाखा से आए हैं। कहां से आए हैं? तिब्बत शाखा ने। तो इसमें लिख सकते हो भारत में इनकी तिब्बत शाखा ने अटैक किया, भारत में इनकी तिब्बत शाखा ने आक्रमण किया, तिब्बत शाखा ने आक्रमण किया। बात करते हैं जो कुषाण वंश है इसका संस्थापक कौन है? तो इसका जो संस्थापक माना जाता है उस व्यक्ति का नाम है कुजुल कैडफिसस। कुजुल कैडफिसस, कुजुल कैडफिसस को इसका संस्थापक माना जाता है। और विम कैडफिसस दूसरा कौन है? विम कैडफिसस, विम कैडफिसस, विम कैडफिसस जो है इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। जो विम कैडफिसस था इसने भारत के अंदर जो आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान में तक्षशिला वाला जो एरिया है, इसके अलावा मथुरा, कश्मीर, ठीक है, पाकिस्तान, तक्षशिला, मथुरा, कश्मीर, इन क्षेत्रों में क्या किया था? क्षेत्रों पर राज किया, ठीक है। यानी पाकिस्तान के अंदर तक्षशिला, मथुरा, कश्मीर, ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के ऊपर राज करने वाला जो शासक था वो कौन था? विम कैडफिसस था, जिसे अपन कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और विम कैडफिसस जो था ये शैव धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था? ये शैव धर्म को मानता था। इसीलिए इसके जो सिक्के चले हैं, इसके सिक्कों पर शिव जी की, शिव, नंदी, त्रिशूल एवं महेश्वर, महेश्वर ये शिवलिंग है ना, शिव का, ये पूरा लिख लेना, शिवलिंग। इसके सिक्कों पर शिवलिंग, नंदी, त्रिशूल एवं महेश्वर शब्द अंकित था, ठीक है। यानी कि इनकी तो फोटो थी और महेश्वर शब्द लिखा हुआ रहा करता था इसके सिक्कों के ऊपर, जिससे अपन को क्या आइडिया लगा कि कौन सा धर्म को मानता है? शैव धर्म को मानता है, ठीक है। नाम क्या है इसका? विम कैडफिसस। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कैडफिसस है, ठीक है। इसने जो राजधानी बनाई, राजधानी जो इसने बनाई है वो बनाया है पाकिस्तान के अंदर पड़ता है ना पेशावर, उस पेशावर को पहले पुरुषपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरुषपुर। जो पेशावर है आज वर्तमान में, पुरुषपुर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया है? पुरुषपुर को।
इसके बाद इनका सबसे प्रतापी जो शासक है, जिसका नाम सभी लोगों ने सुन भी रखा है, कनिष्क, सुन रखा है ना, वो आता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? अच्छा लिख लो लिख लो। नहीं मैं सोचा आप लोगों ने लिख लिया, मेरे को लगा आप लोगों ने लिख लिया। हो गया, ठीक है। देखो इसके बाद जो अगला राजा है वो कौन है? कनिष्क है। कनिष्क जब राजगद्दी पे बैठा था तो बात है 78 ईस्वी की। 78 ईस्वी, 78 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। क्लियर है? कब बैठा ये राजगद्दी पे? 78 ईस्वी में बैठा, यानी कि अपना राज्याभिषेक जो करवाया था इसने वो कब करवाया? 78 ईस्वी में करवाया था। ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने राजगद्दी पे बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था जिसको बोलते हैं शक संवत। शक संवत चलाया किस उपलक्ष्य में? राजगद्दी पे बैठने के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया है? शक संवत चलाया है। और जो ये शक संवत है, इस शक संवत को हमारा राष्ट्रीय संवत भी कहा जाता है। इस शक संवत को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संवत माना जाता है। ठीक है, 1956 में हमारा जो राष्ट्रीय संवत है वो कौन सा बना दिया गया? शक संवत को बना दिया गया। ठीक है, और ये शक संवत चलाने वाला राजा कौन है? तो राजा कनिष्क है। क्यों चलाया इसने? क्योंकि इसने 78 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा था, तो राजगद्दी पे बैठने के उपलक्ष्य में एक नया कैलेंडर चलाया जिसे क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं। इसकी राजधानियों की अपन बात करें तो इसकी दो राजधानियां हैं। पहली तो पुरुषपुर थी ही, पहली राजधानी तो कौन सी है? पुरुषपुर। इसके बाद में इसने मथुरा को अपनी नई राजधानी बनाया। मथुरा को क्या बनाया? नई राजधानी बनाया। ठीक है, तो पुरुषपुर और मथुरा इसकी दो राजधानियां रहा है। कनिष्क की और बात करते हैं तो कनिष्क ने कश्मीर के अंदर कनिष्कपुर शहर बसाया। कनिष्कपुर शहर बसाया कश्मीर में। कहां पे बसाया? जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा शहर बसाया? कनिष्कपुर शहर बसाया था इसने। ठीक है, किसका? हाँ, और बात करते हैं। एक कनिष्क की एक टूटी हुई मूर्ति के लिए भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कनिष्क की टूटी हुई मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति, प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? मथुरा से। ये मेरे को इधर देखना, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मथुरा से प्राप्त हुई है। इसके अंदर पूरा पूरा कनिष्क का ऊपर से नीचे तक की एक मूर्ति है जिसमें ये चोगा पहने हुए है। ठीक है, तो वो मूर्ति जो अपन को मिली है वो कहां से मिली है? मथुरा से मिली है। हैं? चोगा पहने हुए, जो लंबा सा वो रहता है ना आजकल शेरवानी टाइप में जिसको अपन बोलते हैं, वैसा। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, इधर देखो, इसके अलावा कनिष्क की अपन बात करते हैं तो कनिष्क के जमाने में ही गांधार कला और मथुरा कला, गांधार कला एवं मथुरा कला का प्रचलन। ठीक है, यानी कि मूर्ति निर्माण की एक कला है गांधार कला और मथुरा कला। इनका जो प्रचलन स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है? कनिष्क के जमाने से ही होता है। इसके अलावा कनिष्क ने पेशावर में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। मैंने कहा था आपको चौथी जो बौद्ध संगति होती है, फोर्थ बौद्ध संगति, वो किसके जमाने में होती है? हैं? एक का एक, चतुर्थ बौद्ध संगति, एक का एक कैसे कनिष्क बनता था ना। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन, राजगृह की वैशाली पाटलिपुत्र कुंडल लेने गई तो कुंडलवन में हुआ था ना। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के जमाने के अंदर ही होता है। ठीक है, कनिष्क खुद महायान शाखा का मत को मानता था, यानी बौद्ध धर्म के अंदर ये महायान शाखा से बिलोंग करता था। ठीक है, कनिष्क कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म की महायान शाखा वाले धर्म को मानता था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भी इसी के जमाने में होता है। जो विद्वानों की अपन बात करते हैं इसके जमाने में कौन कौन विद्वान थे, तो उनमें आप लोगों ने नाम सुना होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर वसुमित्र, अश्वघोष, ठीक है नाम। वसुमित्र तो क्या थे? अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगति के, और अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। भूल गए क्या? याद है? मैंने कहा था चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी उस बौद्ध संगति में एक अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी था। तो अध्यक्ष तो कौन था? वसुमित्र। याद करने की ट्रिक क्या बताई थी? महासभा का मोगली मित्र है, बताया था। महासभा का मोगली मित्र है, उसमें मित्र से बना वसुमित्र, और एक उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। ठीक है, तो वसुमित्र की पुस्तक आती है महाभिभा शास्त्र।
महाविभा शास्त्र। कौन सी है? महाविभा शास्त्र। और अश्वघोष की जो पुस्तक आती है, अश्वघोष की पुस्तक आती है बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। इसके अलावा और विद्वानों की अपन बात करें तो चरक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चरक, चरक की पुस्तक का नाम आता है चरक संहिता। कौन सी संहिता? चरक संहिता। वो भी इन्हीं के जमाने का है। एक व्यक्ति का नाम और सुना होगा, नागार्जुन। नागार्जुन भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, क्योंकि इसने शून्यवाद दर्शन दिया था, शून्यवाद सिद्धांत। फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा योगदान था इनका, इस वजह से इनको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। महाविभा शास्त्र इनकी पुस्तक का नाम है। पुस्तक नहीं है, ये दर्शन है, इनका सिद्धांत था, शून्यवाद सिद्धांत। फिजिक्स का बहुत तगड़ा विद्वान था ये नागार्जुन। ये खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी था नागार्जुन भी। चरक संहिता तो जानते ही हो, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चले आगे। इसके बाद आता है आपका गुप्त काल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? गुप्त काल। ये वाला काल कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्या है? गुप्त काल। तो अभी इससे पहले अपन ने देखा था मौर्य काल, उससे पहले, उसके बाद में मौर्योत्तर काल देखा। मौर्योत्तर काल के बाद आता है गुप्त काल। तो जब महाजनपद काल अपन ने शुरुआत किया था तो कहां से शुरुआत किया था? मगध से शुरू किया था। एक मगध से एक शक्ति का उदय होता है और वो शक्ति धीरे धीरे संपूर्ण भारत को एकजुट करने में कारगर सिद्ध होती है। ठीक है, यानी कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने वाला जो साम्राज्य बन करके निकल करके आता है वो कौन सा साम्राज्य था? मौर्य साम्राज्य था। उसके बाद में पूरा पूरा भारत बहुत सारे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजा राज कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर से भारत को एक सूत्र में बांधने वाला जो समय आता है वो कौन सा है? गुप्त काल का है। ठीक है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। और ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, क्योंकि इस गुप्त काल के अंदर भारत के अंदर हर क्षेत्र में बहुत अच्छा तरक्की की जाती है भारत की, मतलब यानी कि डेवलपमेंट जो होते हैं वो चाहे आर्थिक हो, चाहे किसी भी भवन निर्माण से या मंदिर निर्माणों से हो, उन सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा योगदान देखने को मिलता है। किसका? गुप्त काल का। गुप्त काल के अंदर अच्छे अच्छे साहित्यों की रचना होती है गुप्त काल के अंदर। इनकी वजह से इस काल को क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारत मतलब फुल तरक्की करने का काल है, इसके अंदर कोई भी विदेशी आक्रमण वगैरह नहीं है देखने को मिलता है ज्यादा। इस वजह से भारत के अंदर तरक्की होती है, डेवलपमेंट्स आते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसका संस्थापक कौन है। तो संस्थापक तो माना जाता है श्रीगुप्त को। किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को। लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त फर्स्ट। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। इसके अंदर जो पहला शासक है श्रीगुप्त, पहला शासक कौन सा है? श्रीगुप्त। ये श्रीगुप्त इनका पहला आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई राजा वगैरह था। ठीक है, श्रीगुप्त को गुप्त काल का संस्थापक माना जाता है। देखो जैसे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट था, वो वास्तव में जेन्युइन में राजा बनता है। राजा बनने के बाद में उपाधि भी धारण करता है महाराजाधिराज की, लेकिन उससे पहले इसके पिताजी और उसके पिताजी का कोई इतना ज्यादा बड़ा योगदान नहीं देखने को मिलता है गुप्त काल के अंदर। ठीक है, लेकिन कोई भी इंसान होता है वो अपने वंश को लेकर के चलता है। अगर तुम तरक्की करते हो तो तुम अपने माँ बाप के बारे में जरूर लिखोगे कहीं ना कहीं पे कि मेरे पिताजी ये थे। ठीक है, लिखोगे या नहीं लिखोगे? तो वैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम में भी जो वंशावली स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? श्रीगुप्त से होती है। इसलिए अपन श्रीगुप्त को गुप्त काल का संस्थापक बोल देते हैं। वास्तव में जो संस्थापक है वो कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट है। ठीक है, तो श्रीगुप्त ने जो उपाधि धारण करी थी वो महाराज की उपाधि धारण करी थी। किसकी उपाधि धारण करी है? महाराज की उपाधि। महाराज की उपाधि उस जमाने के अंदर सामंतों को दी जाती थी। महाराज की जो उपाधि दी जाती थी वो सामंतों को दी जाती थी, यानी कि जो राजा होते हैं उनके जो दूर के क्षेत्र हुआ करते थे, उन दूर के क्षेत्रों को जो संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी जाती थी उसको सामंत कहा जाता है। और ऐसे सामंतों को जिसकी उपाधि दी जाती थी वो थी महाराज की। इसीलिए श्रीगुप्त के पास जो उपाधि थी वो कौन सी थी? महाराज की उपाधि थी। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा बनता है घटोत्कच। कौन बनता है? घटोत्कच। सेम चीज इसके लिए लिखनी है कि इसने भी कौन सी उपाधि धारण करी है? महाराज की उपाधि धारण करी है। हाँ, तू सही लिख ले, जिसको सही करना है वो कर लो,
ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ तो गए ना। दोनों में आपको सिर्फ ये बात याद रखना कि महाराज की इन्होंने उपाधि धारण करी है, ठीक है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है इनकी, क्योंकि इंपॉर्टेंट शासक तो अपना चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में अपन चर्चा कर ले। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का जो कार्यकाल है वो 319 से लेकर के 335 एडी की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? एडी मतलब जो भी चल रहा है ना 2023 एडी, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का कार्यकाल आता है 319 से, यानी कि इन्होंने जो राज्याभिषेक कराया, राज्याभिषेक कब किया? 319 में। राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इन्होंने एक संवत चलाया, उस संवत को कहा जाता है गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 319 ईस्वी से मानी जाती है, ठीक है क्या। इन्होंने जो उपाधि धारण करी वो करी है महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की, ठीक है। किसकी उपाधि धारण करी है? महाराजों का अधिराज। तो महाराजों का अधिराज कौन होता है? यानी कि कोई ना कोई राजा होता है, ठीक है। महाराज तो सामंतों को कहते हैं, उन सामंतों का कौन राजा है? अधिराज कौन है उनका? तो वो राजा ही हुआ करता था। तो इसलिए महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319 के अंदर गुप्त संवत की शुरुआत करी है। अब सुनना बात, मैंने कहा था जब महाजनपद काल स्टार्ट पढ़ाया था मैंने तुमको, तो उस समय पे सबसे पहला वंश पढ़ाया था हर्यक वंश। कौन सा वंश पढ़ाया था? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश मगध से शुरू होता है। तो ये जो महाराज की पदवी धारण करके ये श्रीगुप्त वगैरह थे, ये भी इसी क्षेत्र के अंदर महाराज की पदवी धारण करके बैठे हुए थे, इसी जगह से ये वापस से उठते हैं। यानी कि दोबारा से जो केंद्र बिंदु रहा है, जैसे आता है ना भूकंप आया तो भूकंप का केंद्र बिंदु फलानी जगह से रहा, तो ऐसे पूरा का पूरा साम्राज्य बना मौर्य साम्राज्य, तो उसका केंद्र बिंदु मगध रहा। वैसे दोबारा से इसका भी केंद्र बिंदु क्या है? मगध ही है। मतलब यहीं से एक शक्ति दोबारा उदय हो रही है जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य करेगी, ठीक है। तो जैसा जैसा काम उधर हुआ ना, देखो वैसा का वैसा ही काम इधर होने वाला है। वहां पे क्या हुआ था कि राजनीतिक विस्तार करने के लिए जो बिंबिसार था, उस बिंबिसार ने क्या किया था? विवाह किए थे क्या? राजनीतिक विस्तार करने के लिए बिंबिसार ने विवाह किए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि लिच्छवी राजकुमारी चेलना के साथ विवाह किया था क्या? सेम टू सेम कंडीशन आ रखी है। तो ये भी अपना राजनीतिक विस्तार कैसे करेगा? विवाहों से अपना राजनीतिक विस्तार किया, विवाहों से अपना राजनीतिक विस्तार। ऐसा पहले करने वाला और कौन था? बिंबिसार था, ठीक है। तो इसने भी लिच्छवी राजकुमारी थी, उधर भी लिच्छवी थी, इधर भी लिच्छवी है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, नाम क्या है इधर अब? कुमार देवी से विवाह किया है। किससे विवाह किया? कुमार देवी से विवाह है। देवी है, आगे राजकुमारी लिख रखा है, पीछे देवी लगा रखा है, फिर भी तुमको लड़का लग रहा है, तो मेरी गलती नहीं है? एक ही है, राजकुमारी कुमार देवी, नाम कुमार देवी है उसका, हाँ ठीक है। राजकुमारी क्या है? कुमार देवी के साथ विवाह किया है, जिसका बेटा पैदा होगा समुद्रगुप्त। जिसका बेटा कौन पैदा होगा? समुद्रगुप्त। क्या हो गया? ठीक है भैया। तो इसके अंदर आप लोगों को ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना याद रख लो। पहली बात तो गुप्त संवत की बात करते हैं, दूसरी बात महाराजाधिराज की पदवी धारण करी है, और तीसरी बात कुमार देवी के साथ में विवाह किया है। इसके बाद जो अगला शासक बनेगा उस शासक का नाम आता है समुद्रगुप्त फर्स्ट, मतलब एक ही है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 375, 335 से लेकर के 375 तक जो राज करने वाला है वो कौन है? समुद्रगुप्त है। सुनना, समुद्रगुप्त जो व्यक्ति था बड़ा खतरनाक आदमी था, ठीक है। यानी कि जो साम्राज्य स्थापित करके गया था कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। उस साम्राज्य को सुदृढ़ करने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? समुद्रगुप्त करता है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। यानी कि उत्तरी भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। और ऐसा कहा जाता है छोटे मोटे कुल मिलाकर के इसने 100 युद्ध लड़े, उन 100 युद्धों का ये विजेता था। 100 युद्ध लड़े, उन 100 युद्धों का क्या था? ये विजेता था। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ बोलते हैं कि ये भारत का नेपोलियन है। जिस प्रकार से फ्रांस के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट हुए जिन्होंने यूरोप के अंदर पूरे फ्रांस का परचम लहरा दिया था, वैसे ही भारत के अंदर गुप्त साम्राज्य का परचम लहराने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त के लिए ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त यदि शांत है, ठीक है, यानी कि गुस्सा नहीं कर रहा है, तो कुबेर की भांति है। किसकी भांति है? कुबेर की भांति। मतलब वो आपको खूब धन दौलत वगैरह लुटा सकता है आपके प्रति, बहुत शांत है तो। लेकिन यदि वो गुस्सा हो जाए तो यमराज से भी खतरनाक है। किससे भी खतरनाक है? यमराज से भी खतरनाक माना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त की। इन्होंने जो उपाधि धारण करी वो थी कांच, परम भागवत, महाराजाधिराज, ठीक है। इसके अलावा इनको और किस किस नाम से कहा जाना जाता है? तो इनको 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। 100 युद्धों का विजेता, ठीक है। भारत का नेपोलियन,
भारत का नेपोलियन किसने कहा है इसको? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। विंसेंट स्मिथ ने कहा। ठीक है, 100 युद्धों का विजेता भारत का नेपोलियन भी इसको जाना जाता है। कांच परम भागवत महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण करी है। इसके अलावा इसको कविराज की उपाधि मिली हुई है। किसकी उपाधि? कविराज। कविराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र है। वीणा बजाते हुए, इसके सिक्कों पे क्या है? वीणा बजाते हुए चित्र है। समुद्रगुप्त का एक चित्र मतलब सिक्के मिलते हैं, उसके अंदर समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? कविराज कहा गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। क्लियर है? समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं तथा दक्षिणावर्त के दक्षिणापथ लिख लो, दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया। ठीक है, समुद्रगुप्त से एक बार श्रीलंका का शासक था, श्रीलंका के शासक, उसका नाम आता है मेघवर्मन। क्या नाम है? मेघवर्मन। ठीक है, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बिहार में या बोध गया में, है ना, बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की इजाजत मांगी। क्या मांगी? मतलब श्रीलंका का कोई शासक था जिसका नाम था मेघवर्मन। उस मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त को एक बार पत्र लिख करके कहा कि मैं भी कौन से धर्म को मानता हूं? बौद्ध धर्म को मानता हूं, और आपके बिहार के अंदर यानी कि आपके क्षेत्र के अंदर एक बोध गया, मतलब बोध गया जो क्षेत्र है बिहार के अंदर, वहां पे बौद्ध विहार बनाने का परमिशन चाहता हूं। ठीक है, बौद्ध विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुकों के रहने के लिए जगह। समुद्रगुप्त से बोध गया में यानी कि बौद्ध विहार बनाने की इजाजत मांगी। बोध गया जगह का नाम है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर बोध गया एक जगह पड़ती है, जिसको गया जो जगह है, गया का ही नाम है बोध गया। बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की परमिशन मांगी है। बौद्ध विहार का मतलब क्या होता है? बौद्ध भिक्षुकों के रहने के लिए जगह। बौद्ध विहार क्या होते हैं? बौद्ध भिक्षुकों के रहने की जगह होती है। वो बनाने की परमिशन मांगी थी, अनुमति मांगी थी श्रीलंका के शासक ने। किससे? समुद्रगुप्त से। ठीक है, समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्त का एक विद्वान हुआ करता था, उसका नाम आता है हरिशेन। इसका एक विद्वान हुआ करता जिसका नाम क्या है? हरिशेन। हरिशेन जो था, इधर सुनना मेरी बात एक बार। हरिशेन जो था, इसने एक प्रशस्ति की रचना करी। उस प्रशस्ति का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी है? समुद्रगुप्त का विद्वान हुआ करता था हरिशेन, उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख पर अंकित है, जिसे बाद में अकबर लेके आ गया था ना इलाहाबाद, जिसे बाद में अकबर इलाहाबाद लेकर आया। इलाहाबाद लेकर आया। ठीक है, क्या कौन लेकर के आया है? अकबर। ठीक है, और इसी प्रशस्ति के ऊपर आप लोगों को पता हो तो वो दोनों चीज अंकित है, अकबर बीरबल और जहांगीर के किस्से। ठीक है, यानी कि अकबर और बीरबल के अभिलेख भी इसी के अंदर लिखे हुए हैं, और जहांगीर के लेख जो है वो भी कहां पे लिखे हुए हैं? इसी के ऊपर लिखे हुए हैं। तो अकबर बीरबल आने तो दे पहले, एक सुना देता हूं। सुनाते हैं अभी, है सुनाए। इधर देखो, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में
ठीक है, समुद्रगुप्त का अच्छा खासा नाम रहा। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को भी जीता, उत्तरी भारत को भी जीता। इसके बाद इसका एक बेटा राजा बनता है, उसका नाम होता है रामगुप्त। इसके बेटे का नाम क्या है? रामगुप्त है, जो कि राजा बनता है। रामगुप्त मतलब दमदार आदमी नहीं था, ठीक है, कमजोर शासक था, वैसे भी डरपोक किस्म का इंसान था, है? उसकी एक पत्नी थी, हाँ मैं बता देता हूं। इसकी एक पत्नी हुआ करती थी रामगुप्त की, इधर सुनना। रामगुप्त की एक पत्नी थी, उसका नाम आता है ध्रुव स्वामिनी। रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या है? गुप्त नहीं, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। तो रामगुप्त जो था वो कमजोर शासक होने के साथ साथ नामर्द भी था। इस वजह से उसके ऊपर जो अटैक होता है शकों के द्वारा, शक अभी अपन ने पढ़े थे थोड़ी देर पहले, उन्हीं शकों का अटैक होता है किसके ऊपर? रामगुप्त के ऊपर। रामगुप्त शकों से पराजित होने के बाद में अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकों को सौंप देता है। हाँ गया गिरे को तमी संभालो। लेकिन ध्रुव स्वामिनी को जो अंदर ही अंदर से चाहता था वो उसका देवर था, उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन चाहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को ये बात पसंद नहीं आती है कि मेरे बड़े भाई ने, चंद्रगुप्त द्वितीय को ये बात पसंद नहीं आती है कि जो मेरा बड़ा भाई है उसने अपनी पत्नी को शकों को सौंप दिया, इसने अपने कुल का नाम बदनाम कर दिया, इसलिए सबसे पहले उसको निपटाता है, भाई को। भाई को निपटाने के बाद में स्त्री का वेश धारण करके जो शक उसको उठा करके लेके गए थे ध्रुव स्वामिनी को, उसके दरबार में पहुंचता है और उसको निपटाता है। उसको निपटाने के बाद में ध्रुव स्वामिनी के साथ में विवाह करता है, ठीक है, और अगला राजा बनता है, ठीक है। हाँ ले आता ना, राजा बनता है फिर दोबारा, ठीक है। तो इसके बाद में इधर देखना, जो अगला शासक बना वो कौन बना था? रामगुप्त बना था। रामगुप्त की पत्नी का नाम आता है ध्रुव स्वामिनी। इसकी पत्नी कौन थी? ध्रुव स्वामिनी। ये शकों से पराजित हो जाता है, शकों से पराजित हो जाता है तथा अपनी पत्नी को शकों को सौंपा, ठीक है। इसके बाद में अगला राजा कौन बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। 375 से लेकर के 415 तक जो राज करेगा वो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। हाँ कर लेती है, कतई कौन करे, प्यार करती थी पहले से ही, सेटिंग थी। इधर देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय की अपन बात कर रहे हैं, तो इन्होंने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी है। महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, परम भट्टारक है ना, परम भट्टारक की उपाधि धारण करी। इसके अलावा इसको सकारी की उपाधि और धारण करी थी इसने। किसकी? सकारी। शक प्लस अरी, शक का मतलब होता है शक और अरी का मतलब होता है दुश्मन, यानी कि शकों का दुश्मन। इसने शकों को जड़ से खत्म करने का कार्य किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्योंकि इसको खुन्नस आ गई थी कि यार मेरी सेटिंग को उठा करके लेके गए हैं, तो इस वजह से इसको दिक्कत हो गई, तो इसने सबको निपटा दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं आप, इसको और जंग में सब जायज है, तो वही बड़ा काम है, इसने इश्क भी किया और जंग भी लड़ी, ठीक है। हाँ इधर देखो, पहले क्लियर है, इधर देखना। इसने चांदी के व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए, चांदी के व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए। क्या चलाए इसने? चांदी के व्याघ्र प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। इसके अलावा अपन देखते हैं कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी क्या होते हैं? नवरत्न होते हैं। क्या होते हैं? नवरत्न होते हैं। इसके अलावा एक विदेशी यात्री जो होता है, विदेशी यात्री जिसका नाम क्या है? फाहियान, चीनी नागरिक था, फाहियान चीनी नागरिक। इसके कार्यकाल के अंदर भारत आया था और इसने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम आता है फू को की। पुस्तक का नाम क्या है? फू को की। हेनशांग भी एक पुस्तक लिखेगा, उसका नाम सी यू की है, दोनों चीनी नागरिक है। हेनशांग की पुस्तक कौन सी है? सी यू की। हेनशांग हर्षवर्धन के जमाने में आएगा और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जमाने में आया था। फाहियान स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से ये गया था, ठीक है। विदेशी यात्री कौन सा है? फाहियान है। इसके अलावा मेहरौली का लोह स्तंभ, मेहरौली का लोह स्तंभ इसी के टाइम पे बना था। लोह स्तंभ जानते हो क्या? जो 98% लोहे का होने के बावजूद भी आज तक एज इट इज बना हुआ है। दिल्ली गए हो कभी? दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद रहती है, कुतुब मीनार के पास में ही है, वहीं पे एक क्या लगा हुआ है? खंभा लगा हुआ है लोहे का, जिसको लोह स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। ये लोह स्तंभ देख लो किस जमाने का है, लगभग 2000 वर्ष पुराना है। अभी 2300 चल रहा है, ये 300 के आसपास का है, तो लगभग 2000 साल पुराना लोहे का कोई खम्मा आज तक एज इट इज रखा हुआ है। उसको वो भी खुले वातावरण में, ऐसा नहीं है अपना ढक करके रख रखा हो, खुले वातावरण में खड़ा है
और आज तक भी उसमें जंग नहीं लगी है। अपने थ्रेसर वगैरह को अपन 10 साल के लिए ऐसे खुले वातावरण में धर देते हैं तो जंग खा करके निपट लेते हैं ना। कूलर वगैरह है, सब में जंग लग करके खत्म हो लेता है। ये लोहे का 98% बना होने के बावजूद भी आज तक 2000 सालों से एज इट इज टिका हुआ है। तो ये इसके जमाने की बात है। कब की बात है? चंद्रगुप्त द्वितीय के जमाने की बात है। इसके जमाने में नवरत्न हुआ करते थे। क्या हुआ करते हैं? नवरत्न, यानी कि 9 लोग हैं इसके दरबार में। लेकिन नवरत्न से पहले एक बात और लिखो, विद्वानों के अंदर इसमें आर्यभट्ट जो नाम सुनते हो आप, आर्यभट्ट जो है वो इसी के कार्यकाल के हैं। आर्यभट्ट किसके कार्यकाल के हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के ही हैं। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी। किसकी खोज करी? पाई का मान दिया। ठीक है। सूर्य सिद्धांति का पुस्तक लिखी। सूर्य सिद्धांति का पुस्तक लिखी। पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया। पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया किसने? आर्यभट्ट ने। ठीक है। इतना सब कुछ किया है, लेकिन यह बात याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये नवरत्नों के अंदर शामिल नहीं थे। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं थे, तो उसमें आप आर्यभट्ट का नाम सुनकर कैसे सोचोगे? यार ये तो होगा ही होगा, सोचोगे ना? तो अब मत सोचना आर्यभट्ट नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो भाई नवरत्नों में ये शामिल नहीं था, तो नवरत्नों में और कौन शामिल था? तो नवरत्न भी इसके दरबार में हुआ करते थे। उन नवरत्नों के नाम लिख लो। ठीक है। एक का नाम आता है अमर सिंह, एक का नाम आता है कालिदास। अमर सिंह, कालिदास। ठीक है। एक का नाम आता है धनवंतरी, एक आता है घट खरपर, एक का नाम आता है बेताल भट्ट, बेताल भट्ट। एक का नाम आता है शंकु, एक का नाम आता है वर रुचि, एक है वराहा मिहिर, वराहा मिहिर, और लास्ट बच गया छपणक। लास्ट क्या बच गया? छपणक। ऐसे करके ये टोटल कितने हैं? 9 नवरत्न हैं ये। आप कहोगे सर ये कैसे याद हो? हैं? तो इधर देखो, हैं? चौथा धनवंत, ये घट खरपर, घट खरपर, घट खरपर। इधर देखना, सुनना भाई। इधर देखना, ट्रिक देख लो कैसे याद रखना है। अमर काला धन घटे बेशक बार बार छापा मार। कौन समझ में आई? कोई एक सीबीआई या फिर मतलब ईडी का आदमी है अमर, है? किसका आदमी है? ईडी का। वही छापा मारते हैं ना, इनकम टैक्स का मान लो, चाहे ईडी का मान लो, किसी का भी मान लो। तो उसको मोदी जी बोल रहे हैं कि अमर काला धन घटे तो बेशक बार बार छापा मार, लेकिन काला धन घटना नहीं चाहिए। ठीक है ना? अमर काला धन घटे तो बेशक बार बार छापा मार, सीधी सी तो बात है। तो अमर काला धन घटे तो बेशक बार बार छापा मार। अमर काला धन घटे बेशक बार बार छापा मार। हो गया क्या याद? ठीक है। तो ये देख लेना नॉर्मल से। हाँ। कालिदास ही था। हाँ। इधर देखो, कालिदास जी की रचनाएं भी देख लेते हैं यहीं पे। सांप के ऊपर चढ़ करके पहुंच जाता है, बाद में सुबह उठकर देखता है कि तू गेट किससे चढ़ के आया, तो कहता मेरी रस्सी लटक रही थी। बाद में सुबह जाकर देखता वहां सांप लटक रहा था। कि ये देखो, इतना तेज इतना मेरे में ज्ञान लगा रहा है, इतना अगर तो और चीजों में लगाता, भगवान में लगाता है, किताब कॉफियों में लगाता, तो कुछ बन जाता। तो फिर ये बाद में लगा लेता है दिमाग। और जब भी पार पड़े नहीं पड़े भी को नहीं। इधर देखो, हाँ, इधर देखो, कालिदास की पुस्तकों में अपन बात कर लेते हैं। एक आती है मालविका अग्निमित्रम, आती है क्या? मालविका अग्निमित्रम। इनकी एक पुस्तक कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम। एक पुस्तक है विक्रमो वर्षीय, विक्रमो वर्षीय। एक पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा एक पुस्तक आती है रघुवंश, एक आती है कुमार संभव, एक आती है ऋतु संहार, एक आती है मेघदूत, एक कौन सी है? मेघदूत। ठीक है। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं, ये नाटक है, ठीक है, ये काव्य हैं।
रघुवंश के अंदर तो राम भगवान के वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। लिख लिया क्या? हम्म। बस दो राजा हो रहे, फिर ये गुप्त साम्राज्य खत्म कर देते हैं ना, और क्या है। नहीं नहीं, अभी करेंगे। हाँ, इधर इधर देख लो। नेक्स्ट आता है आपका कुमार गुप्त। हाँ, 415 से लेकर के 455, ठीक है, 415 से 455। एक तुमेन अभिलेख आता है, कौन सा अभिलेख? तुमेन अभिलेख। इस तुमेन अभिलेख के अंदर इसको एक नाम दिया गया है महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य। इसके अलावा एक और नाम दिया गया है शरदकालीन सूर्य की भांति शांत, शरदकालीन सूर्य की भांति शांत। हाँ, अरे इसमें ज्यादा स्टोरी नहीं है, देखो सुनो। जो कुमार गुप्त है, कुमार गुप्त के जमाने का एक अभिलेख मिलता है तुमेन अभिलेख। इस तुमेन अभिलेख में इनको महेंद्रादित्य कहा गया है। इसके अलावा शरदकालीन सूर्य की भांति शांत बताया गया है, यानी कि जैसे सर्दियों के अंदर सूर्य देव को अपना आराम से देख सकते हैं या उसके प्रकाश के अंदर रह सकते हैं, वो अच्छा लगता है अपन को, वैसे वैसे ही शरदकालीन सूर्य की भांति शांत है कौन व्यक्ति? कुमार गुप्त, ठीक है। इसी के जमाने का एक अभिलेख और आता है विलसड़ अभिलेख। ये जो मैं लिखवा रहा हूं सारी बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। विलसड़ अभिलेख जो है, इससे इसके कार्यकाल के शुरुआत की पता चलती है, इसके कार्यकाल की शुरुआत की जानकारी मिलती है, शुरुआत की जानकारी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विलसड़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो कुमार गुप्त से है। किससे संबंध है? कुमार गुप्त से है। कुमार गुप्त की खासियत क्या है कि कुमार गुप्त ने हुणों को पराजित किया। किसको पराजित किया? हुणों को पराजित किया। दूसरी बात, आपने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इसी ने करवाया, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और याद करना कि गुप्त काल के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके सिक्कों के ऊपर गरुड़ के चिन्ह बने हुए वो करते थे, यानी कि विष्णु भगवान को ज्यादा मानते, तो विष्णु भगवान का वो क्या है? गरुड़ है। तो गरुड़ का इनका मतलब जैसे प्रतीक चिन्ह होता है ना किसी का, वैसे गुप्त काल का इनका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था गरुड़। इसलिए जितने भी इनके सिक्के हुआ करते थे उनमें गरुड़ का अंकन देखने को मिलता है। लेकिन कुमार गुप्त ने गरुड़ की जगह पे मयूर का अंकन करवाया, यानी कि ये शिव भगवान को मानता है। शिव भगवान का बेटा कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर है। तो इसने अपने सिक्कों पर क्या करवाया है? सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर, गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया है। किसका अंकन करवाया है? मयूर का अंकन करवाया है। सर्वाधिक अभिलेख लगवाने का कार्य अगर गुप्तकाल में किसी व्यक्ति ने किए हैं, सर्वाधिक अभिलेख लगवाए, सर्वाधिक अभिलेख लगवाए, किसने लगवाए? इसके जो अभिलेख है अपन को बांग्लादेश तक से मिलते हैं, इसके अभिलेख बांग्लादेश से भी मिलते हैं। तो निम्न में से कौन सा शासक है जिसके अभिलेख हमें बांग्लादेश से प्राप्त हुए हैं? तो वो है कुमारगुप्त, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो बांग्लादेश, बांग्लादेश से मिले। कुमारगुप्त के बाद एक राजा और पढ़ लो बस, स्कंदगुप्त। हाँ बस ये स्कंदगुप्त लिखाऊंगा, दो बातें लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा। कर दो क्या? स्कंदगुप्त की बात कर लेते हैं। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जो है इसको क्रमादित्य की उपाधि मिली है। पहली बात तो किसकी उपाधि है? क्रमादित्य की उपाधि। दूसरी बात, भीतरी अभिलेख जो है, भीतरी अभिलेख का संबंध किससे है? भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त के जमाने का है। स्कंदगुप्त की बात अपन कर रहे हैं तो क्रमादित्य की उपाधि है, भीतरी अभिलेख है। बस ये दो बातें स्कंदगुप्त की याद रखो। इसके अलावा इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। क्या करवाया था? सुदर्शन झील का पुनः निर्माण, ठीक है। स्कंदगुप्त के जमाने में ही सबसे ज्यादा नकली सिक्के चले थे सोने के, जो सिक्कों के अंदर सर्वाधिक मिलावट, सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट, सर्वाधिक मिलावट इसी के कार्यकाल की है, स्कंदगुप्त की। एक नाम और आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त में एक ही बात याद रखो, 510 का ऐरण अभिलेख, 510 ईस्वी में, 510 ईस्वी का है ये ऐरण अभिलेख। और इस ऐरण अभिलेख के अंदर प्रथम सती होने का प्रमाण मिलता है, प्रथम सती होने का प्रमाण। सती प्रथा की अपन बात करते हैं ना, तो सती प्रथा का जो फर्स्ट अपन को कहीं पे प्रमाण मिलता है वो ऐरण अभिलेख से मिलता है। और ये जो ऐरण अभिलेख है कब का है? 510 ईस्वी का है। किसके जमाने का है? भानुगुप्त के जमाने का है। और इनका अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। अंतिम शासक का नाम और लिख लो, क्या है? विष्णुगुप्त। और गुप्त साम्राज्य स्वाहा, ठीक है।
चलो हैं। देखो तुम्हारे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मेरे को एक बार की जगह 10 बार पूछ लो, मैं बता दूंगा।